हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन। इस पुस्तक का पार्ट 7 पार्ट 6 तक हो गया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वायु की गतियाँ, जिसमें विभिन्न प्रकार के पवनों के बारे में हमने देखा। व्यापारिक, पछुआ, ध्रुवी, मानसूनी और स्थानीय विभिन्न प्रकार की पवनें, जैसे चिनूक, सिरोको, बोरा, लू जो कि भारत के स्थानीय पवन का उदाहरण है। और सिरोको इटली में होती है, ये इटली की स्थानीय हवा है। और हर्मटान सहारा मरुस्थल में, और बोरा एड्रियाटिक सागर, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस की जो है स्थानीय हवा है। ब्लिजर्ड कनाडा एवं साइबेरियाई क्षेत्र की, ठीक है, साइबेरियाई क्षेत्र। तो और भी इसके अतिरिक्त बहुत कुछ हमने देखा था। विभिन्न प्रकार की पवनें कैसे और किस दिशा में चलती हैं, मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन भी होता है इनमें। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है समुद्र की गतियाँ। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। महासागरों के रूप में जल की प्रचुरता के कारण हमारी पृथ्वी अनोखी है। महासागरों का जल विभिन्न प्रकार के लवणों यानी नमक की उपस्थिति के कारण इतना खारा होता है कि मनुष्य के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष 3% जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों, हिमनदों, भूमिगत जल आदि के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार जल का बहुत कम भाग मीठे जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जो मनुष्य के उपयोग में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बाद भी हम पानी की कमी का अनुभव करते हैं। आप ग्लोब और मानचित्र पर प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और दक्षिणी महासागर को देखिए। यहाँ पर देखिए, चित्र में दर्शाया गया है। इस चित्र में प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, प्रशांत महासागर, ये जो है ग्लोब की स्थिति को दर्शा रहा है। चित्र को आप पॉज करके समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, संसार में मीठे पानी का भाग कितना है उसको दर्शाया गया है। 0.03% जो है पीने योग्य अलवर जल है, और बाकी हिमनदों तथा भूमिगत जल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है हिमनदों और भूमिगत जल के रूप में यहाँ पर दर्शाया गया है। बाकी जो पानी है वो खारा है, अभी हमने ऊपर देखा। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने किसी तालाब में कभी कंकड़ फेंक कर देखा है? क्या होता है? आपने देखा होगा कि कंकड़ गिरने वाले स्थान से तालाब में लहरें उठकर किनारे की ओर गति करती हैं। ठीक इसी प्रकार महासागरों का जल स्थिर न होकर सदैव गतिशील रहता है। महासागरीय जल की यह गति ऊपर नीचे और अगल बगल लगातार होती रहती है। यह गति कहीं तेज तो कहीं धीमी होती है। महासागरीय जल की इस गति को तरंग, ज्वार-भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी के रूप में जाना जाता है। अब हम इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। तरंग, ज्वार-भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी, इन सब के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो पहला पॉइंट है तरंगे। समुद्र में तरंगों का जन्म कई कारणों से होता है, परंतु इनमें पवन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तरंगे समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण बनती हैं। जल की सतह से टकराकर पवनें उसे विभिन्न स्थान से उठा देती हैं, जिससे मोड़ों के रूप में जल ऊपर नीचे होता है। इन्हें तरंगे कहा जाता है, ठीक है। मौसम की दशा और पवन की गति के अनुसार ये तरंगे उग्र यानी ऊंची भी हो सकती हैं। समुद्र की तूफानी तरंगे ऊंची और विनाशकारी होती हैं। भारत के पूर्वी तट पर चक्रवातों के साथ उठने वाली तरंगों से जन धन की भारी क्षति होती है। इसी कारण चक्रवात आने से पहले रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाता है। आगे है, सोचिए जब ऊंची तरंगे तट से टकराती हैं तब क्या होता होगा, ठीक है। ये कल्पना शक्ति का विकास होगा इस क्वेश्चन से बच्चों में। आप देखिए हमारी बेसिक की किताबें किस तरह से बच्चों की काल्पनिक शक्ति को सही दिशा दे रही हैं। आगे है क्रियाकलाप। जब आपके यहाँ तेज गति से हवा चले तो उस समय आप आसपास के किसी नदी या तालाब के किनारे खड़े होकर उसमें उठने वाली तरंगों को देखें। अपने अनुभव को अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। अगला पॉइंट है ज्वार भाटा। अभी हमने तरंगों के बारे में जाना, अब हम देखेंगे ज्वार भाटा क्या होता है। समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है तथा 2 बार नीचे उतरता है। ऐसा क्यों होता है, आइए समझें। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि आपसी आकर्षण के कारण ही ब्रह्मांड में समान स्थिति में टिके हैं। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक निकट होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक होता है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर
उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार, ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार, और जो है नीचे गिरकर, जो सागरीय जल है वो नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। ठीक है, आगे है, परिक्रमा करते हुए जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, अतः उस समय सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं। इन्हें दीर्घ ज्वार या वृहद ज्वार कहते हैं। यह स्थिति महीने में 2 बार पूर्णमासी तथा अमावस्या को होती है। इसके विपरीत जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण निम्न या लघु ज्वार आता है। यह स्थिति प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की सप्तमी अष्टमी को होती है। ठीक है, तो यहाँ जो है अमावस्या और पूर्णमासी को क्या आता है, वृहद ज्वार। ठीक है, और सप्तमी अष्टमी को जो है लघु ज्वार आता है। ठीक है, निम्न या लघु ज्वार, ये आप पॉइंट याद रखें, ये अधिकतर पूछता है। दीर्घ ज्वार जो है पूर्णमासी या अमावस्या 2 दिन आते हैं माह में। आगे है, ज्वार भाटा से लाभ। इससे मनुष्यों को व्यापार, मछली पकड़ने तथा नौका संचालन में सहायता मिलती है। ज्वार के समय तट के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है, फलस्वरूप बड़े बड़े जहाज बंदरगाहों तक सुरक्षित और आसानी से पहुंच जाते हैं। माल उतारने व चढ़ाने के कारण ज्वार भाटे के साथ गहरे सागर में वापस लौट जाते हैं। ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है, जिसे ज्वारीय बोर कहते हैं। इससे जलयान ज्वार नद मुख पत्तनों तक जाते हैं। पत्तनों मतलब बंदरगाह। भारत के कुछ बंदरगाह यानी पत्तन जो ज्वार भाटा पर ही निर्भर हैं। गुजरात का कांडला तथा पश्चिम बंगाल का कोलकाता ऐसे ही बंदरगाह हैं। ज्वार नदमुख पत्तन कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो ये जो है ये मुख्यतः जो है ज्वार भाटा पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें ज्वार नदमुख पत्तन कहा जाता है। इन्हें भी जानिए। आगे है बॉक्स में, संसार के कुछ प्रमुख बंदरगाह लंदन, हैम्बर्ग, न्यूयॉर्क, रॉटरडम तथा संघाई नदियों के मुहाने पर स्थित हैं। इनकी स्थिति आप एटलस से जानें और पता करें कि ये किस देश में है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए दे रहा है अपनी तरफ से। आगे बढ़ते हैं। ज्वार भाटा समुद्र तट पर बसे नगरों का कूड़ा कचरा या नदियों द्वारा बिछाए गए मिट्टी को बहा ले जाते हैं। इनके द्वारा समुद्र में पाए जाने वाले सीप, कौड़ियाँ, घोंघे, मछलियाँ आदि तट तक आ जाते हैं, जिससे इन्हें पकड़ने में आसानी होती है। ज्वार भाटा से जल विद्युत का उत्पादन भी हो सकता है। फ्रांस, इटली, रूस, कनाडा तथा जापान में ज्वारीय विद्युत का प्रयोग किया जाता है। आगे है महासागरीय जलधाराएँ। अब इनके बारे में जानते हैं। हमने तरंगों के बारे में जाना, ज्वार भाटा के बारे में जाना। अब हम देखेंगे महासागरीय जलधाराएँ। तो ये ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की होती हैं। देखते हैं। महासागरीय जल की गतियों में धाराएं सबसे अधिक शक्तिशाली होती हैं। इनके द्वारा महासागरों का जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। महासागरों में एक निश्चित दिशा में नदी की तरह बहते जल को महासागरीय धारा कहते हैं। ये धाराएं कम चौड़ी और तेज गति वाली होती हैं। इनकी गति 2 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, लेकिन कभी कभी महासागरों का जल एक चौड़े और धीमी गति से बहने वाले प्रवाह का रूप ले लेता है। इनकी गति 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। क्रियाकलाप है, आप अपने प्रदेश में बहने वाली नदी का अवलोकन वर्षा एवं ग्रीष्म ऋतु में कीजिए। दोनों ऋतुओं में नदी के जल प्रवाह में जो अंतर दिखाई दे उसे कारण सहित अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आगे है महासागरों में जलधाराओं की उत्पत्ति। पृथ्वी के घूर्णन जल के तापमान और खारेपन में भिन्नता के कारण होती हैं। महासागरीय जल के तापमान के आधार पर सागरीय धाराएं 2 प्रकार की होती हैं। पहली है गर्म या उष्ण जलधारा और दूसरी है ठंडी जलधारा। अब दोनों के बारे में देखेंगे। जो जलधाराएं भूमध्य रेखा यानी गर्म क्षेत्र से ध्रुवों यानी ठंडे क्षेत्र की ओर बहती हैं उनका जल गर्म होता है, अतः इन्हें गर्म जलधारा कहते हैं। इसी प्रकार ऐसी जलधाराएं जो ध्रुवों यानी ठंडे क्षेत्र की ओर से भूमध्य रेखा यानी गर्म क्षेत्र की ओर बहती हैं उनके जल का तापमान कम होता है, अतः उन्हें ठंडी जलधारा कहते हैं। आप मानचित्र को देखिए जिसमें गर्म जलधारा लाल रंग से तथा ठंडी जलधारा नीले रंग से दर्शाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में आप यहाँ पर ठंडी जलधारा जो है इस रंग से दर्शाई गई है और जो गर्म जलधारा है वो रेड कलर से है, आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। आगे है
क्रियाकलाप। प्रशांत और अटलांटिक महासागरों की धाराओं का तुलनात्मक चार्ट बनाइए और मानचित्र पर इन धाराओं के ऊपर अपनी उंगली फेरकर उनकी स्थिति जानिए। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट कार्य है एक तरह से। आगे बढ़ते हैं। आइए विश्व की कुछ प्रमुख महासागरीय जलधाराओं के बारे में जानें। गल्फ स्ट्रीम की जलधारा काफ़ी फेमस है, इसके बारे में देखते हैं। यह अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है। ठीक है, अटलांटिक महासागर से संबंध है इसका। गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। आगे चलकर पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर यह अचानक पूर्व की ओर मुड़ जाती है और यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुँचती है। मानचित्र पर इस धारा की स्थिति को देखिए। ठीक है, तो पिछले वाले मानचित्र के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। इस गर्म जलधारा के प्रभाव से यूरोप का उत्तर पश्चिमी तट सर्दियों में भी जमने नहीं पाता है, जबकि उत्तरी अमेरिका का उत्तर पूर्वी तट बर्फ से जम जाता है। इसी कारण यूरोप महाद्वीप के सभी बड़े बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। आगे है लेब्राडोर की धारा। लेब्राडोर की धारा क्या है ये हम देखें। अभी हमने गल्फ स्ट्रीम की धारा देखा जो अटलांटिक महासागर की एक प्रमुख गर्म जलधारा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गर्म है ये। और ये जो लेब्राडोर की धारा है ये ठंडी जलधारा है। यह एक ठंडी जलधारा है। यह आर्कटिक सागर से प्रारंभ होकर न्यू फाउंडलैंड के पास गल्फ स्ट्रीम जलधारा से मिलती है। यह कनाडा के लेब्राडोर पठार के पूर्वी तट के किनारे से बहती है, अतः इसे लेब्राडोर जलधारा के नाम से जाना जाता है। लेब्राडोर की ठंडी धारा के साथ बर्फ के बड़े बड़े खंड यानी आइसबर्ग न्यू फाउंडलैंड तक आते हैं। सोचिए आइसबर्ग की उत्पत्ति कैसे होती है। और आगे है क्यूरोसियो जलधारा। ठीक है, तो अभी हमने लेब्राडोर की देख लिया, गल्फ स्ट्रीम की देख लिया। अब हम देखेंगे क्यूरोसियो जलधारा। मानचित्र में देखकर बताइए कि प्रशांत महासागर के उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धाराएं किस दिशा में बहती हैं। जब उत्तरी विषुवतीय जलधारा फिलीपींस के पास मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती है तो क्यूरोसियो जलधारा की उत्पत्ति होती है। यह एक गर्म जलधारा है। ठीक है, ये जो क्यूरोसियो जलधारा है ये गर्म जलधारा है। जापान तट के पास यह जलधारा पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यह जलधारा अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम जलधारा के समान है। यह एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है। यहाँ इसे कैलिफोर्निया की जलधारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्यूरोसियो की जलधारा ही कैलिफोर्निया की जलधारा है, दोनों ही गर्म जलधारा है। ठीक है, आगे है क्यूराइल की जलधारा। यह जलधारा आर्कटिक महासागर का ठंडा जल प्रशांत महासागर में लाती है। यह एक ठंडी जलधारा है। इसकी तुलना अटलांटिक महासागर की लेब्राडोर जलधारा से की जा सकती है। जब यह क्यूरोसियो की गर्म जलधारा से मिलती है तो वहाँ पर कोहरा पड़ता है और जलयानों के लिए हानिकारक होता है। गर्म एवं ठंडी जलधाराओं के मिलने से यहाँ समुद्री घासें मिलती हैं जिसे मछलियाँ खाती हैं। इसी कारण से यह क्षेत्र मत्स्य उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है, आगे जलधाराओं का तटीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको देख लेते हैं। समुद्री जलधाराओं का प्रभाव सबसे अधिक तटीय भागों पर होता है। ये जिन तटीय भागों से होकर बहती हैं अपने स्वभाव गर्म या ठंडी के अनुसार वहाँ के मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं। यह प्रभाव लाभप्रद तथा हानिप्रद दोनों प्रकार का हो सकता है। जैसे पहला पॉइंट है गर्म जलधाराओं के ऊपर चलने वाली हवाएं नमी प्राप्त करके तटीय भागों में वर्षा करती हैं। इसके विपरीत ठंडी जलधाराएं वर्षा रोकती हैं जिससे वहाँ मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है गर्म जलधाराओं के प्रभाव के कारण ठंडे स्थानों के बंदरगाह साल भर खुले रहते हैं। जैसे यूरोप महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी तट के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। अगला पॉइंट है गर्म तथा ठंडी जलधाराओं के मिलने के स्थान पर कोहरा पड़ता है जिससे जलयानों को क्षति पहुंचती है। लेकिन मछलियों के लिए जलधाराओं का यह मिलन आदर्श स्थिति पैदा करता है क्योंकि यहाँ फ्लैक्टन नामक घास उत्पन्न होती है जो मछलियों का भोजन है। ऐसे भागों में संसार के प्रसिद्ध मत्स्य केंद्र पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है ठंडी जलधाराओं में बड़े बड़े हिमखंड बहते रहते हैं जिनसे टकराने पर जलयान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा दोनों अपनी अपनी जगह उपयोगी भी हैं और हानिप्रद भी हैं, हानिकारक भी सिद्ध होती हैं। आगे है सुनामी के बारे में। महासागरीय जल की एक अन्य गति सुनामी है। सुनामी जापानी शब्द है। ठीक है, जापानी शब्द है, इसका अर्थ होता है विनाशकारी लहरें। समुद्र की तलहटी में भूकंप आने से सुनामी लहरें उत्पन्न होती हैं। इनका तटीय भागों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। आपने सुना ही होगा कि भारत के पूर्वी तट पर 26 दिसंबर 2004 में आई सुनामी लहरों से अत्यधिक क्षति हुई थी। इन्हें भी जानिए।
आगे है, कुछ पॉइंट करके दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है, समुद्र की तलहटी समान रूप से चपटी नहीं है, यह काफ़ी उबड़ खाबड़ है। समुद्र के अंदर संसार के अधिकतम लंबाई वाले पर्वत, अधिकतम गहराई वाली खाइयाँ तथा विशाल मैदान पाए जाते हैं। और अगला पॉइंट है, महाद्वीपीय किनारे से समुद्र की तली तक जो स्वरूप मिलता है, जिसे क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरा सागरी मैदान तथा महासागरी गर्त कहते हैं। इनके अलावा और भी अनेक आकृतियाँ मिलती हैं, जैसे कटक, पहाड़ी, समुद्री पर्वत, खाइयाँ, मैदान आदि। अगला पॉइंट है, पवनों की तरह धाराएं भी उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती हैं। आगे यहाँ पर कुछ बॉक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। क्या आप जानते हैं? पहला पॉइंट है, विश्व के पानी के कुल भंडार का केवल 1% ही ताजे पानी के रूप में भूमिगत जल, विभिन्न जलाशयों, झीलों एवं नदियों आदि में उपलब्ध है। फिर दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी पर जल चाहे भाप के रूप में वायुमंडल में हो, द्रव के रूप में नदियों, झीलों और समुद्रों में भू सतह के ऊपर या भूमि की सतह के नीचे कभी रुका नहीं रहता। जल द्रव से वाष्प, वाष्प से द्रव अवस्था में निरंतर एक चक्र में चलता रहता है, जिसे जल चक्र कहते हैं। फिर अगला पॉइंट है, महासागर में औसत खारापन 35 भाग प्रति 1000 होता है। फिर अगला पॉइंट है, तुर्की की वान झील विश्व की सबसे अधिक खारी झील है। ठीक है, तुर्की की वान झील विश्व की सबसे अधिक खारी झील है। महासागर में औसतन खारापन 35 भाग प्रति 1000 होता है। और आगे है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। आगे है, शब्दावली कुछ दी हुई है। यहाँ पर 3 आइसबर्ग है, यानी आइसबर्ग किसको कहते हैं? सागर में तैरता हुआ बर्फ का एक विशाल खंड। और ज्वार भाटा है, समुद्री जल स्तर का प्रतिदिन निश्चित अंतराल पर 2 बार चढ़ना और उतरना ज्वार भाटा कहलाता है। और अंतिम पॉइंट है, महासागरीय जलधाराएं। महासागरों की सतह पर एक निश्चित दिशा में निरंतर बहने वाली जल सरिताएं होती हैं, जिन्हें महासागरीय जलधाराएं कहते हैं। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 8, जिसमें हम जानेंगे प्राकृतिक प्रदेश और जनजीवन के बारे में, जो कि विषुवत-रेखीय जो प्रदेश हैं उन सब के बारे में जानेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।